ये कहानी एक काली रात की कहानी है जिसमें मैं आपको ले चलता हूँ मोहनगढ़ में। मोहनगढ़ राजस्थान का एक जाना माना शहर, जहाँ पे कई राजमहलों को ताकने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ की खूबसूरती के लिए इस जगह की तालीम बनाते हैं। यहाँ की नदियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि एकाकी भांति हैं, लेकिन दिन में चकाचौंध ये शहर, लोगों से चहल पहल करता हुआ ये शहर, रात को एक वीरान खंडर का माहौल तब्दील कर लेता है। मोहनगढ़ के इस प्रसिद्ध शहर में एक बावड़ी थी, 11वीं सदी की। ये प्राचीन बावड़ी जितनी सुंदर सुबह लगती थी, उतनी ही भव्य और खतरनाक भी थी जो वो रात में दिखाती थी। सरकार के गोद में आने के कारण इसकी देखभाल अच्छे से हो रही थी। इसी वजह से आज भी ये अपने अस्तित्व को बचाए रखने में सक्षम थी और लोगों को दिन के समय में मनोरंजित भी करती थी। दूर दूर से लोग इसे देखने आया करते थे, लेकिन ना जाने क्यों 6 बजे के बाद किसी को भी इसके अंदर रुकने की इजाज़त नहीं थी। और आम लोग तो दूर की बात, यहाँ पर तो सरकारी कर्मचारी भी 7 बजे के बाद दिखाई नहीं देते थे। इसके वैसे तो कई कारण थे, लेकिन सबसे ज़्यादा दहशत भरा और सबसे ज़्यादा माननीय कारण इस जगह का भूतिया होना था। और इस जगह की कई कहानियाँ भी बनी हुई हैं जिसकी काफ़ी मान्यताएं भी हैं। इन्हीं कहानियों में से एक है जिसकी वजह से लोगों का इस जगह के भूतिया होने का विश्वास बना है। कहते हैं कि अगर कोई 5 बजे के बाद रुकता है यहाँ पर, तो अगले दिन तक उसकी लाश ही यहाँ पर मिलती थी। और हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ के लोग तक नहीं जानते थे कि आखिर रात को ऐसा होता क्या है यहाँ पर, कि जो भी रह जाता है शाम के बाद उसका मृत शरीर भी अगले दिन देखने को नहीं मिलता। भूतों और प्रेतों का उस बावड़ी में बसेरा है। कई वर्षों पहले सरकारी कर्मचारी यहाँ पर कुछ खुदाई करवा रहे थे, तब उन्हें एक के बाद एक बहुत सारे कंकाल मिले, जिनका परीक्षण जब किया गया तब पता चला कि मरने वाले सभी पुरुष थे और सभी को एक ही तरह से मारा गया था, यानी गला काट के। जिस दिन खुदाई हुई थी और कंकाल मिले थे, उस रात खुदाई करने वाला एक मजदूर जब रात को गहरी नींद में था, तब अचानक उसी की आंख खुली और वो वशीभूत सा बावड़ी की तरफ चल पड़ा। बावड़ी पहुंचकर सीढ़ियां उतर के वो बावड़ी के अंदर चला गया। सुबह जब बाकी मजदूर और कर्मचारी आए, तो उन्होंने उस मजदूर की लाश देखी जो पूरी तरह से चीरी पड़ी हुई थी। सभी उस लाश की ऐसी हालत देखकर एकदम दहशत से कांप उठे, लेकिन किसी को भी नहीं पता चला कि आखिर वो रात में वहाँ पर करने क्या गया था और कैसे मर गया। उस दिन के बाद से हर रात कोई ना कोई मजदूर उसी तरह से बावड़ी में मरा हुआ मिलता था। ये देखकर न्यायालय ने वहाँ पर खुदाई का काम रोक दिया। दिन में भी काफ़ी अजीब अजीब घटनाएं देखी गई हैं यहाँ पर। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों ने बताया कि उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई उन्हें पीछे से पुकार रहा है उनका नाम लेकर, और कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई उनके साथ चल रहा हो। कभी किसी को लगता कि किसी ने कस के पकड़ रखा है, तो कभी कभी किसी को कोई अदृश्य शक्ति उठा के पटक देती थी। इतनी सारी मौत और इन अजीब घटनाओं की वजह से बावड़ी बंद कर दी गई थी। लेकिन 21 साल बाद जब बाद में बावड़ी को वापस खोला गया, तब फिर से बावड़ी में चहल पहल हो गई। लेकिन कहानियाँ अभी भी जड़ी हुई थी उस बावड़ी से। एक दिन नीरज और करण ने बावड़ी के रहस्य जानने की ठानी और 6 बजे के बाद चुपचाप वो वही बावड़ी में छुपे रहे। 6 बजे सब लोग चले जाते हैं और बावड़ी में ताला लग गया। जब नीरज और करण चुपचाप निकलकर बावड़ी में खोजबीन करने लगे, धीरे धीरे
अंधेरा गिरने लगा और पूरी बावड़ी में एक मृत शमशान जैसा अंधेरा और पिन की आवाज़ जितनी शांति छा गई। नीरज ने फ़ोन की टॉर्च जलाकर साथ लाई मोमबत्ती को जलाकर रोशनी कर दी। रात अपने पूरे जोर पर थी। नीरज और करण बावड़ी के तीसरे माले से उतरकर नीचे की तरफ बढ़ गए थे। नीचे पहुंचकर जब वो लोग एक कमरे में थे कि अचानक से ही अजीब तरह की भयानक से भयानक आवाज़ें आनी शुरू हो गई। 1000 से भी ज़्यादा चमगादड़ चारों तरफ उड़ने लगे। हवा इतनी तेज़ थी कि वो सन्नाटे को चीर रही थी। अचानक से एक तेज़ चीख के साथ ही बहुत सारे लोगों की रोने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। नीरज और करण को अब डर लगने लगा था। अचानक ही करण की पकड़ी हुई मोमबत्ती की लौ बहुत तेज़ से फड़फड़ाने लगी और फिर ऐसा हुआ कि किसी ने ज़ोर से फूंक मारकर उसे बुझा दिया। अब करण और नीरज बहुत ही घबरा गए कि अचानक किसी ने नीरज को पकड़कर हवा में उछाल दिया। तेज चीख के साथ नीरज ज़मीन पर आ गिरा। जब तक करण उसे संभालता तब तक किसी ने उसे जकड़ लिया। अपने को किसी तरह छुड़ाते हुए करण ने खुद को संभाला और फिर नीरज की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी फिर से किसी ने करण को ज़ोर से धक्का दिया और वो लड़खड़ाते हुए पीछे की दीवार से जा टकराया। दीवार से टकराकर करण के सर से बहुत तेज़ खून बहने लगा। करण वहीं दीवार के सहारे ही बैठ गया कि अचानक दीवार से किसी के हाथों ने उसको पकड़ लिया। करण ने बहुत कोशिश करके अपने आप को छुड़वाया और अंधेरे में ही नीरज को ढूंढने की कोशिश करने लगा। इधर नीरज को होश आ गया और वो भी करण को ढूंढने लगा। नीरज अभी कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि उसके शरीर पर किसी ने खरोंच मारी। खरोंच ऐसी थी जैसे चाकू ने किसी ने चीरा मार दिया हो। नीरज डर से कर्रा उठा। तभी हवा के एक झोंके ने उसे अपने आगोश में ले लिया और उड़ाकर सीढ़ियों पर ले गई। करण ने जैसे तैसे अपने को खींचकर बावड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करी और सीढ़ियों तक चला गया। उसने देखा कि नीरज वहीं खून से सना हुआ पड़ा था। उसने नीरज को हिलाकर होश में लाने की कोशिश करी। नीरज को जैसे ही होश आया वैसे ही दोनों बावड़ी से बाहर निकलने के लिए गेट की तरफ भागे। अभी थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि सामने उन्होंने देखा कि कई सारे आदमी खड़े हैं। अंधेरे की वजह से उन लोगों के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन सबके सिर नीचे की तरफ झुके हुए थे। वो सब आदमी धीरे धीरे नीरज और करण की तरफ बढ़ने लगे। तभी आसमान में एक ज़ोरदार बिजली कड़की और उसकी रोशनी में उन दोनों ने देखा, उससे उनके होश उड़ गए। वो सभी आदमियों के सर कटे हुए थे और उसमें खून बह रहा था। उन सब के चेहरे सड़कर गल चुके थे और उनमें कीड़े पड़े हुए थे। इतनी भयानक शक्लें देखकर करण और नीरज दहशत से कांप उठे थे। दोनों वापस मुड़कर नीचे की तरफ भागने लगे। आखिरी सीढ़ी पर पहुंच दोनों ने पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उन दोनों को समझ में नहीं आया कि अभी तो इतने सारे आदमी थे, अब अचानक कहाँ गायब हो गए। दोनों किसी कमरे में छुपने लगे। अचानक कमरे में वही सारे आदमी खड़े हुए थे। करण और नीरज की तरफ बढ़ते हुए वो सब जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों ने करण और नीरज को पकड़ लिया और हवा में उछाल दिया। अपने बड़े बड़े नाखूनों से उन दोनों के शरीर को चीर फाड़ करने लगे। उनका हंसना अब रोने में बदल चुका था और एकदम से वो सब आदमी वहाँ से गायब हो गए। कमरे में सिर्फ करण और नीरज अकेले खड़े थे और उनका शरीर जगह जगह से कटा हुआ था। अचानक कमरे में फिर से सैकड़ों चमगादड़ चिल्लाते हुए आ गए और उन दोनों पर झपट पड़े। जब तक चमगादड़ उन पर से हटे तब तक करण और नीरज बुरी तरह से घायल हो चुके थे। दोनों की आंखों से खून बहने लगा था और उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था।
टटोलते टटोलते नीरज और करण बाहर का रास्ता खोजने लगे। करण ने जब दीवार पर हाथ रखा तो उसके हाथों को किसी ने पकड़ लिया और दीवार के अंदर खींच लिया। नीरज को किसी ने पकड़कर छत की तरफ खींचा। अगली सुबह जब बावड़ी के कर्मचारी बावड़ी का दरवाज़ा खोल कर अंदर आए तो देखा कि नीरज का सर कटा हुआ था और उसकी लाश पूरी तरह सड़ी गली हुई थी। और नीचे अंदर के कमरे में करण की लाश थी, जिसका सर दीवार के अंदर घुसा हुआ था और उसका पूरा शरीर हर तरफ से चिरा हुआ था। इसके बाद उस बावड़ी को फिर से बंद कर दिया गया। लेकिन इन सब से दूर हैदर अभी अभी नया नया मोहनगढ़ में आया था और वो पेशे से एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। उसका अंदर से मन था कि एक बार जाके पता लगाया जाए इस खूनी बावड़ी के बारे में कि आखिर चीज़ क्या है जो इसके अंदर इतने कत्लों की दोषी है और आखिर किस तथ्य पर इसे खूनी बावड़ी कहा गया है। उसने आसपास के लोगों से जांच करी और पता लगाया कि इसकी कहानी क्या है, आखिर कैसे ये खूनी बावड़ी बनी। उसके बाद वो सीधा बावड़ी के अंदर रुकने को तैयार हुआ। लेकिन हैदर अपनी टीम के 6 बंदों को लेकर उस बावड़ी में रात को रुकने के लिए तैयार हुआ। लगभग रात के 11 बज रहे होंगे। हैदर अपनी टीम के साथ उस बावड़ी की जांच पड़ताल कर रहा था, उसके अंशों को भांप रहा था कि तभी हैदर को अपने पीछे से किसी की खुसखुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपना ईएमएफ मीटर उस एरिया की तरफ घुमाया, लेकिन उसके ईएमएफ मीटर ने 20 mg का लोल दिखाया और उसकी सुई सीधा रेड पे थी। इसका मतलब ये है कि ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई एनर्जी है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हमेशा इन सब चीज़ों पे विश्वास तो करते हैं, लेकिन वो हमेशा साइंस के माध्यम से इन सब चीज़ों का पता लगाना चाहते हैं। तो उसने उस चीज़ से पूछने की कोशिश करी, आप कौन हो, यहाँ क्या है? लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और हैदर के पैरों में अचानक से रस्सी आ गई और उसे उल्टा बावड़ी पर लटका दिया। और उस कमरे में हैदर की चीख पूरे और गूंजी, जिसकी वजह से उसकी टीम भागते हुए हैदर के पास पहुंची और देखा तो हैदर उल्टा लटका हुआ था। तभी अनिल ने चाकू से उसकी रस्सी काटी और हैदर से पूछा कि यहाँ पर हुआ क्या। फिर हैदर ने कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। फिर उसकी टीम और हैदर वहाँ से निकल गए। लगभग 11:30 बज रहे थे। हैदर सीधा अपनी लेबोरेटरी में पहुँचा और अपनी जेब से क्लोरोफॉर्मस निकाला और उसे उस बावड़ी के पत्थर पर रगड़ा, जिसके बाद पता लगा कि इसकी कार्बन रेटिंग 200 साल पहले की है। यानी जो शरीर उसके सामने प्रकट हुआ था वो 200 साल पहले ही मर चुका है। इसके बाद हैदर ने जो गांव में कहानी सुनी थी उसका आंकलन करके उसे उस जानकारी से जोड़ा और जो उसके सामने आया वो एक हैरत कर देने वाली चीज़ थी, क्योंकि उसने उस बावड़ी के अंदर काफ़ी पुराने अवशेषों को देखा था। लेकिन जब उसे सुबह देखा तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। रात में उस बावड़ी के अंदर संस्कृत में कुछ शब्द लिखे हुए थे, लेकिन जब सुबह देखा तो वहाँ पर वो शब्द नहीं थे। यानी वो समझ चुका था कि उसकी रात में मेहनत करना उसके लिए एक सफलता घोषित जरूर हुई थी। उसे अब सब समझ में आ गया था। कहानी ये थी कि दलवीर सिंह नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसकी प्रजा उसका काफ़ी सम्मान करती थी और उसकी खासियत ये थी कि उसने कभी भी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया था। जिस समय अकबर सबको घुटने पे ला चुका था, सारे राजा या तो अपने घुटने टेक चुके थे या फिर कत्लेआम हो चुके थे। और उस समय अकबर ने राजा हेमू का सर सबके सामने दिल्ली के दरवाजे पर टांग दिया था। उस समय राजा दलवीर सिंह ने अकबर के सामने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया और अपनी शाही हुकूमत को रखने के लिए उसने युद्ध को जाहिर रखा। लेकिन अकबर के बल के सामने वो नहीं टिक सकता था।
क्योंकि अकबर बहुत शक्तिशाली था और अकबर की प्रजा ने राजा दलवीर सिंह पर आक्रमण करवा दिया, जिसके बाद राजा दलवीर सिंह मारे गए। लेकिन उनके महल की सारी औरतों ने बावड़ी में जाकर जोहर कर लिया और जितने बच्चे बचे थे उन्होंने अपना सर काट कर बावड़ी में जान दे दी, जिसके बाद वो बावड़ी हमेशा के लिए श्रापित हो गई और आज भी उसमें उन बच्चों की आत्माएं भटकती हैं। और उस बावड़ी में मौत का खेल तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन बीच में बंद होने की वजह से वो थम गया था। लेकिन जब बावड़ी खुली तो उसके बाद से वो खेल दोबारा चलना चालू हुआ। ये सब रिसर्च करने के बाद हैदर ने उस जगह को हमेशा के लिए अपने विकिपीडिया पेज पर एक भूतिया जगह घोषित कर दी। इसके बाद से वो बावड़ी बंद होने के बावजूद वहाँ लोग आते तो थे, लेकिन दिन में, रात में वहाँ जानवर भी नहीं मंडराते थे। ये जो बावड़ी वाली मैंने आपको कहानी सुनाई, ये एक मनगढ़ंत कहानी है। ये रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक बावड़ी है अग्रसेन की बावड़ी, और एक बावड़ी खूनी बावड़ी है जो रियलिटी में हैंगी। तो उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने ये कहानी आपको सुनाई है, जिसके लिए मेरे को एक सब्सक्राइबर ने कहा था, तो उसी की डिमांड पे मैंने कहानी बनाई थी। अब आगे चलते हैं। वैसे काफ़ी आधुनिक जगह है रामपुर, और यहाँ पर काफ़ी रिहायशी इलाके भी हैं। पूरे भारत के लोग यहाँ घूमने ज़रूर आते हैं, और मुझे लगता है हम एक सही जगह पर आए हैं अब घूमने। लेकिन लेकिन भाई, तूने उसके बारे में सुना है यहाँ पर? किसके बारे में? अरे वही क्रिश्चियनों का कब्रिस्तान जो ब्रिटिशर के टाइम से था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, मसान कब्रिस्तान की बात कर रहा है क्या? हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। सुना है यार, बहुत ख़तरनाक है। और वैसे भी हम तो व्लॉग बनाने आए हैं, तो क्यों ना वहीं का व्लॉग बनाए पहले। भाई यूट्यूब पे व्यूज़ ही व्यूज़ आ जाएंगे। भाई बना तो लेंगे, लेकिन लेकिन यार वो काफ़ी दूर है, और दिन में तो छोड़, वहाँ रात में भी जाना मना है। सुना है काफ़ी काफ़ी ख़तरनाक जगह है वो। और हमारी तो छोड़, ये इतने स्टैंडर्ड लोग जो हैं यहाँ जो रहते हैं, वो तक ये मानते हैं यार, इतने पढ़े लिखे लोग मानते हैं, तो हमारा क्या हाल होगा? क्या हम खुद सेफ हैं वहाँ? आना, कहीं और चल के व्लॉग बनाएंगे फिर। नहीं श्याम, व्यूज़ भी तो चाहिए। और यार कौन बार बार मेहनत करेगा, एक बार में ट्रेंडिंग पे आ जाएंगे। और सुना है आज तक वहाँ पर किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई, और अगर बनाई भी है तो सिर्फ दिन की बनाई है। तो क्यों ना हम एक काम करें, हम रात की वीडियो बनाते हैं। हो सकता है ज़्यादा व्यूज़ आ जाए, और हम पहले होंगे जो रात की वीडियो बनाएंगे। भाई निखिल, मेरी बात सुन। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है यार, कहीं हम गलती ना कर रहे हो, क्योंकि वहाँ रात को जाना मौत के बराबर है। तूने विकिपीडिया में नहीं पढ़ा क्या यार? बहुत ख़तरनाक जगह है वो। सदियों पुरानी आत्माएं भटकती हैं वहाँ पर। देख देख निखिल, मेरी बात सुन। ये बातें हैं ना, ये सच होती हैं भाई, लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से होती हैं। और तेरे को तो पता ही है ना कि navi.com झूठ नहीं बोलता भाई, वो सच है। यार यार श्याम, तू कैसी बातें कर रहा है यार? ये बच्चों वाली बातें हैं, भूत वगैरह कुछ नहीं होते। ये सब सिर्फ डराने की चीज़ें होती हैं। और अगर तुझे डर लग रहा है तो एक काम करते हैं ना, चल उसे भी लेके चलते हैं, अमन को। भाई निखिल देख, जो भी होगा ना, तू जिम्मेदार है उसका, मुझे नहीं पता। और अगर मैंने कुछ देखा तो मैं वहाँ से भाग जाऊँगा। ठीक है श्याम भाई, तू भाग जाइयो बस। अब चल जल्दी, अमन को बुलाने चलते हैं। लेकिन वो तो अभी कॉलेज में होगा ना। अरे कोई ना यार, फ़ोन है ना मेरे पास, अभी कॉल करके बुलाता हूँ। यूट्यूब की बात सुनते ही वो तुरंत भागा चला आएगा। हाँ ठीक है निखिल, तू यही कर। श्याम, निखिल और अमन, अब ये तीनों कब्रिस्तान की तरफ निकल चुके थे। अमन तो काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन श्याम के तोते उड़े हुए थे, क्योंकि उसे पता था कि वो जगह एक ऐसी जगह है
जिसकी दहशत 1920 से है। दरअसल जॉर्ज नाम के एक ब्रिटिशर रहा करते थे, जिन्होंने पक्षपात करते हुए भारतीयों के लिए अलग शमशान घाट और अपने ब्रिटिशरों के लिए एक अलग कब्रिस्तान बनवाया था, जिससे ऊंच नीच बनी रहे। दुनिया भी बड़ी अजीब है, जिंदा तो जिंदा, मुर्दे लोगों में भी पक्षपात करती है। बहरहाल एक बार जॉर्ज ने रामा विहार में एक भारतीय को बिना वजह भरे बाजार में डंडे से इतना मारा कि उसकी बीच चौराहे पर ही मृत्यु हो गई। जिसके बाद सारे भारतीय भड़क गए और कारण पूछने पर जॉर्ज ने बताया कि ये सड़क पर थूक रहा था। जॉर्ज की बात सुन के सारे भारतीय और भड़क गए और जॉर्ज के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। जिसके बाद जॉर्ज और वहीं पर सारे कर्मचारियों की जिंदा जल के मृत्यु हो गई थी और उसके बाद कब्रिस्तान में थूकना चालू कर दिया। उसके बाद अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच में एक जंग चालू हो गई, जिसमें काफ़ी सारे भारतीय मारे गए जो काफ़ी बेकसूर थे। यहाँ तक कि उन वहशी दरिंदों ने बच्चों तक को नहीं छोड़ा और उन्हें भी पीट पीट कर मार डाला। लेकिन भारतीयों ने भी अपना दम दिखाना नहीं छोड़ा और अंग्रेज़ों को उसी कब्रिस्तान में ले जाकर गाड़ा और उनकी लाशें उसी कब्रिस्तान में जला दी। जिसके बाद से वो कब्रिस्तान एक हॉन्टेड जगह बन गया है और वहाँ पर काफ़ी गतिविधियाँ बहुत भयानक भी देखी गई हैं। अब रात के 9 बज रहे थे। अमन, निखिल और श्याम व्लॉग बनाते बनाते पुलिस लाइन से आगे कब्रिस्तान की चारदीवारी के पास पहुँचे तो उन्होंने वहाँ देखा कि एक लड़की खड़ी हुई है उसी चारदीवारी से सटकर। दोनों सोचने लगे कि आखिर रात में ये कौन लड़की है जो यहाँ ऐसे खड़ी है। उन्होंने देखा तो वो लड़की बहुत सुंदर थी और एक लंबा फ्रांक नुमा कपड़ा पहने हुए थी। उसे देखकर लग रहा था कि कोई अंग्रेज़ घर की लड़की है। दोनों जब उसके पास निकले तो उन्होंने एक अजीब सी ठंडक को महसूस किया, लेकिन वो उस लड़की से बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। वो शमशान घाट से बस कुछ ही दूरी पर थे। फिर निखिल ने एक बार पलट कर देखा तो वो लड़की अब वहाँ नहीं थी। उन तीनों को लगा कि वो शायद चली गई होगी। तीनों बहुत थक गए थे, इसलिए 2 मिनट मोबाइल बंद करके उसी पेड़ के पास एक बेंच पर बैठ गए। फिर निखिल को वहाँ पर एक अंकल दिखे तो वो फ़ोन अमन को देकर उन अंकल के पास गया और उनसे बोलने लगा, अंकल जी सुनिए। वैसे ही वो आदमी गायब हो गया। अब तो निखिल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो दौड़ते हुए बेंच के पास उन दोनों के पास आया और उनसे बोला, अबे अभी तूने देखा एक अंकल गया था यहाँ से? वो दोनों बोले, नहीं तो, किस अंकल की बात कर रहा है? फिर उसने बताया, यार वो क्या था, अचानक ही कैसे गायब हो गया समझ नहीं आया, और कहाँ गायब हो गया? निखिल ने डरते हुए कहा। लेकिन श्याम और अमन ने ऐसा कुछ नहीं देखा था और श्याम तो वैसे भी डरा हुआ था, तो उसने छूटते ही बोला, अच्छा हाँ, भूत होगा भूत होगा, चल चल घर चल जल्दी, अब तो पक्का चल। लेकिन इस पर अमन ने कहा, अरे यार तेरा वहम भी हो सकता है, तू एक काम कर, ये ले पानी पी और थोड़ी देर बैठ और चलना भी है व्लॉग बनाने। अब तीनों डरते डरते कब्रिस्तान के अंदर गए तो पूरे कब्रिस्तान में अलग अलग तरह की कब्र बनी हुई थी। हर कब्र पर खूबसूरत चित्र या मूर्तियाँ बनी हुई थी। पूरे कब्रिस्तान में एक खामोशी सी थी और उन तीनों के अलावा वहाँ और कोई नहीं था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर बहुत लोग हैं। डर के मारे तीनों वापस बाहर निकलने लगे तो एक कब्र के पास एक बुजुर्ग को देखा। निखिल ने पास जाकर उस बुजुर्ग से कब्रिस्तान के बारे में पूछा, बाबा ये कब्रिस्तान में किसी को दफनाते नहीं है क्या? नहीं बेटा, इस कब्रिस्तान में सिर्फ अंग्रेज़ों की ही कब्र है और सरकार की मनाही के कारण किसी भी भारतीय को इसमें नहीं दफनाया जाता है।
स्वतंत्रता के 1 साल बाद से आज तक कोई भी यहाँ पर दफनाया नहीं गया। वैसे भी 800 कब्र के बाद अब यहाँ जगह भी नहीं है किसी को दफनाने की। इस वजह से इसे संरक्षित धरोहर की श्रेणी में रखा गया है और पर्यटकों के लिए दिन में 7 घंटे के लिए खुलता है। उस बुज़ुर्ग ने सारी बात बताई। बाबा, क्या यहाँ भूत प्रेत भी रहते हैं? हमने रात में यहाँ आने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि कोई भी यहाँ व्लॉग नहीं बनाता रात को। मतलब किसी की हिम्मत नहीं होती यहाँ पर रात को आने की। बाबा ने कहा, बेटा मैं यहाँ रहता तो हूँ, लेकिन मैंने खुद तो कभी नहीं देखा ऐसा कुछ भी। लेकिन दिन में कभी कभी कब्रिस्तान के अंदर बहुत से लोगों का होने का एहसास होता है, तो मुझे भी ऐसा लगता है। यहाँ आसपास के रहने वालों ने कई बार कब्रिस्तान के अंदर आत्माओं को देखने का दावा करा है और बताया है कि रात में एक अंग्रेज़ लड़की बस यहीं कब्रिस्तान के ही आसपास दिखती है और अक्सर रात 2 बजे किसी अंग्रेज़ को भी देखा गया है और उसे टोके जाने पर वो गायब हो जाता है, लेकिन किसी का कभी भी कोई नुकसान नहीं करता। वो एक अंग्रेज़ गवर्नर की आत्मा है जिसको स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों ने मार डाला था। पर बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबा आपने उस अंग्रेज़ लड़की और अंग्रेज़ आदमी को नहीं देखा? निखिल ने आश्चर्य से बोला, जबकि आप यहाँ रहते हो। वो इसलिए बेटा क्योंकि मैं बस दिन में ही रहता हूँ और रात को यहाँ सो जाता हूँ। ये कहते हुए उस बुज़ुर्ग ने बगल वाली कब्र की तरफ इशारा किया और उन दोनों ने जब कब्र को देखा तो दोनों के अंदर एक दहशत सी बन गई और वो कांपने लगे, क्योंकि वो कब्र लेफ्टिनेंट कर्नल स्टीफन की थी और उस कब्र पर उसी बुज़ुर्ग की मूर्ति बनी थी जो उन तीनों से बात कर रहा था। और जब कब्र को देख के उन दोनों ने उस बुज़ुर्ग को देखा तो वो वहाँ से गायब हो चुका था। बस इतना ही देखना था कि वो तीनों वहाँ से सर पर पैर रख कर भागे। इसके बाद निखिल और अमन भी समझ चुके थे कि आज उनका एक ऐसी शक्ति से सामना हुआ है जिसके बाद शायद उनका रात को सो पाना भी बहुत मुश्किल होगा। और अमन ने उन व्लॉग्स को भी डिलीट कर दिया ताकि उन्हें कभी याद ना आए कि वो यहाँ पर आए थे। मोहन की शादी की आज पहली सालगिरह थी। ज़मींदार घराने के होने के कारण सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाए जाने का प्रबंध किया गया था। गांव के अलावा आसपास के कई गांवों में भी निमंत्रण भेज दिया गया था। दावत का सारा इंतज़ाम कर लिया गया था। बस इंतज़ार था तो मोहन का अपनी दुल्हन मोनिका के साथ अभिवादन करने का। स्टेज पूरी तरह सज चुकी थी। सभी लोग वहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे थे। नौकर लोग सभी के लिए चाय पीने की व्यवस्था करने लगे थे। सभी की निगाहें स्टेज की ओर अड़ी हुई थी। लोग मोहन की दुल्हन मोनिका की एक झलक देखने के लिए उतावले हो रहे थे। बड़े घराने की बहू होने के कारण एक वर्ष में भी उनकी एक झलक भी किसी को देखने को भी नसीब नहीं हुई थी। सारी तैयारी अपने शबाब पर थी। तभी बाजे की हल्की ध्वनि के बीच मोनिका और मोहन आते दिखाई दिए। लेकिन ये क्या? मोनिका तो यहाँ भी लंबा घूंघट किए हुए थी। लोग उसके दर्शन के लिए बेचैन थे। पता नहीं बड़े घराने की क्या रीति रिवाज थे, समझ में नहीं आ रहा था अब आगे क्या होगा। मोनिका यूं ही घूंघट किए रहेगी या हम उसका दर्शन भी ना कर पाएंगे। गजब गांव के सभी लोग आपस में बातें किए गए थे। मोनिका और मोहन धीरे धीरे चलकर स्टेज की ओर पहुंचे। ज्यों ही मिलकर केक काटने के लिए दोनों ने हाथ आगे बढ़ाया। लोग चिल्लाए, अरे अरे लाला जी, जरा बहू के मुखड़े से तनिक घूंघट तो हटवा दो, हम भी तो दर्शन कर लें अपनी ललियान के। लोगों के आग्रह पर मोहन के पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा बहू से कह दो तनिक घूंघट थोड़ा कर ले। मोनिका को एक वर्ष से सर से पल्लू हटाने की आदत ही नहीं थी, लेकिन उसने सर से घूंघट कम कर लिया
लेकिन हटाया नहीं। लोग अभी भी मोनिका की नक्श ठीक से देख नहीं पा रहे थे। आंखें अभी घूंघट के अंदर ही थीं। लोगों के आग्रह पर उसने मोहन से धीरे से कहा, सुनो जी, अब इससे ज़्यादा घूंघट मैं नहीं हटा पाऊंगी। गांव के सभी लोग बड़े बूढ़े देखेंगे तो क्या कहेंगे। हमें अपनी इज्जत का भी तो ध्यान रखना है। हम समाज में बड़े हैं तो हमारी इज्जत और भी कीमती है, हमारी ज़मींदारी और भी ज़्यादा है। हम अपने बड़े बूढ़े की इज्जत को पलीता तो नहीं करवा सकते ना। मोनिका की बात सुनकर मोहन को लगा मोनिका सही कह रही है। उसने गांव के सभी लोगों से अनुरोध किया, आप सब हमारे पूज्य हैं, हमसे कुछ बड़े भी हैं। आपकी बहू नहीं चाहती कि आप लोगों की इज्जत मिट्टी में मिलाई जाए। गांव के बुजुर्गों ने इस बात का समर्थन किया और केक काटने की रस्म पूरी करवा दी। सभी लोग मोनिका के तीखे नैन नक्श देखकर उसकी खूबसूरती के कायल हो गए। लाला की बहू सुंदर होने के साथ अच्छे घराने की है। देखो कितनी समझदारी की बात की है इसने। सच्चा भैया, बड़े लोगों में बड़प्पन नहीं होगा तो क्या छोटे लोगों में होगा। छोटे ही ज़्यादा इतराते हैं। हमारी बहुएं होती तो नंगा नाच करने को तैयार हो जाती। नंगा नाच, सही कह रहे हो भैया। बहू तो बहुत ज़्यादा मालूम होती है। हाँ हाँ, ये संस्कार तो लड़के को उसके माँ बाप से ही मिलते हैं ना। सच कह रहे हो भैया, एकदम सही। यही सब बातें मतलब पूरे गांव वालों में हो रही थी। एक दूसरे से जो कर रहे थे वो आपस में ही बात कर रहे थे और मोनिका के मायके वाले इन सब बातों को सुनकर आत्मसंतोष का अनुभव कर रहे थे। चलो, हमारी मेहनत सफल रही। मोनिका ने अपने ससुराल में इज्जत बढ़ा दी। सच ही है, लड़की ही अपने माँ बाप के घर हर खानदान का नाम रोशन करती है या मिट्टी में मिला देती है। मोनिका के पिता ये सुनकर अपने मन में विचार करने लगे। लोग पंक्ति में बैठकर खाना खाने लगे। इधर अब मोनिका उठकर वापस जाने लगी। तभी अचानक वो गिर गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। अरे बहू को क्या हुआ? अभी तो अच्छी भली थी। जल्दी जल्दी मोनिका को उठाकर कमरे में लिटाया गया। मोनिका का घूंघट हटा दिया गया। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे गए, लेकिन मोनिका की आंखें लोगों को एकटक देखे जा रही थीं। दांती भींच गई थी। घर की औरतों ने कहा, मोहन, हमें लगता है बहू को दौरा पड़ गया है, तनिक डॉक्टर को बुला लो। मोहन ने अपने नौकरों को डॉक्टर को बुलाने भेज दिया। गांव की औरतें मोनिका को घेरे घेरे खड़ी थीं। थोड़ी देर में डॉक्टर बाबू भी आ गए। उन्होंने मोनिका को देखा। पहली नज़र में उन्हें भी लगा कि मोनिका को शायद दौरा पड़ा है और उन्होंने एक इंजेक्शन लगा दिया। मोनिका इंजेक्शन के लगते ही चिल्लाने लगी और मुट्ठी भींच ली। वह आंखें फाड़ फाड़ कर सभी को देखे जा रही थी। उसकी सांस और ज़ोर ज़ोर से चलने लगी। सभी लोगों के साथ डॉक्टर बाबू भी घबरा गए। डॉक्टर सोचने लगा, एक तो ज़मींदार घराने की बहू, उस पर भूत व्याध था। कुछ गलत तो नहीं है, कुछ ज़्यादा ही गलत लग रहा है मुझे। लेने के देने पड़ सकते हैं। डॉक्टर ने कहा, लाला जी, मुझे तो कुछ और लगता है। कुछ और? क्या मतलब है तुम्हारा? ज़मींदार ने कहा। इधर गांव की औरतें भी बातें किए जा रही थीं कि ललियान पर हवा का चक्कर लगता है। डॉक्टर का इशारा भी इधर ही था। सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। मोहन ने मोनिका के बापू को अकेले में बुलाया। उसने कहा, बापू देखो मोनिका की हालत, और बताओ क्या मोनिका की हालत पहले भी ऐसी होती थी? मोनिका के बापू अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर असमंजस में पड़ गए और बोले, दामाद जी, मेरी बेटी की हालत पहले कभी ऐसी हुई नहीं। ना तो कभी दौरा पड़ा और ना ही कभी ये भूत व्याधा लगी। पता नहीं आज अचानक मेरी लाडली को ये क्या हो गया। बातें चली रही थी कि थोड़ी देर में मोनिका उठकर बैठ गई और धीरे धीरे अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने लगी। मोनिका के नॉर्मल होते ही घर के सभी लोगों के साथ उसके बापू ने भी राहत की सांस ली। मोनिका की सास ने मोनिका को कपड़े बदलकर आराम करने के लिए कह दिया। सभी लोग खुशी खुशी दावत खाने खिलाने लगे और उसमें व्यस्त हो गए। लेकिन मोनिका की ऐसी हालत देखकर उसके बापू को चैन ना पड़ा। वह मोनिका के कमरे में मोनिका के पास बैठकर उसका हालचाल पूछने लगे। जब मोनिका उसे अपने हालचाल बता रही थी तो उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई
ये क्या कह रही हो बेटा? ये ये मेरी दिमाग से बाहर है, ज़रा फिर से बताओ, क्या कह रही हो? कि तुम्हें बेहोश होते समय क्या अनुभव हुआ? बापू ने कहा। गंगा बोली, बापू मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। बेहोश होने से पहले जब मैंने घूंघट ऊपर किया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई छाया मेरी ओर बढ़ने लगी और थोड़ी देर में वह गायब हो गई। मेरा शरीर भारी हो गया, मेरे बदन ने काम करना बंद कर दिया। धीरे धीरे मेरे होश गुम होने लगे और मैं अचेत होकर ज़मीन पर गिर गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन बेटी, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ बापू, पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ये तो मुझे शादी के बाद ही ऐसा होने लगा है, मोनिका ने कहा। तो क्या तुमने दामाद जी को बताया ये सब? उसके बापू ने पूछा। नहीं नहीं बापू, इस बारे में मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। पहले तो मैं सोचती थी कि ये मेरा वहम हो सकता है, लेकिन अब तो इस तरह की घटना मेरे साथ अक्सर होने लगी। मैं पहले आपस में बात करना चाहती थी, लेकिन मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला। आज आप आए तो ये घटना भी आपके सामने ही घट गई। मोनिका के बापू सारी बात समझ चुके थे। उन्होंने अपने दामाद के साथ उसके पूरे परिवार को बुलाया और इस बारे में बात की। पहले तो घर वालों ने विश्वास नहीं किया, किंतु लोगों के समझाने पर उन्होंने कहा, ठीक है, हम डॉक्टर का इलाज पहले करा रहे हैं। शहर जाकर डॉक्टर को सारी बात बताई गई। उन्होंने कुछ टेस्ट कराए, लेकिन सब नॉर्मल आया था। फिर भी उन्होंने कुछ दवाएं खाने को दी थी और कहा, लाला जी, कुछ दिनों दवाई खिलाओ, फिर बताना। मोनिका कुछ दिनों दवा खाती रही, लेकिन एक दिन उसका ऐसा रूप सामने आया, इसे देखकर दामाद खुद हिल गया, क्योंकि मोनिका अपने घर के नौकर को जिंदा चबा रही थी और ये सब वो पूरे परिवार के सामने कर रही थी। एक अमानव की तरह वो उसे खा रही थी। उसके लंबे लंबे नाखून हो गए थे, उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थीं और पूरे बाल एकदम सफ़ेद पड़ चुके थे। उसके बाद पूरे घर को ये समझ में आ गया कि अच्छा, रक्त पिशाचनी गांव में वापस आ गई है और वो सीधा नई दुल्हन के अंदर आ गई है। पूरे गांव वाले भी इस बात को समझ गए। उस गांव में माना जाता था कि कई साल पहले एक लड़की को डायन के अंधविश्वास में आकर, मतलब पहले ये कार्यक्रम चलता था गांव में, अगर आपको पता हो तो, गांव में कहा जाता था कि इस लड़की पर डायन आ गई, फलानी लड़की पर डायन आ गई, अगर उसके पति मर गया तो उस पर डायन आ गई। मतलब भूतों के नाम पे काफ़ी अंधविश्वास फैलाया जाता था उस टाइम पर। और उसी अंधविश्वास में एक औरत को बच्चा समेत ज़िंदा जला दिया गया। वो करीब 8 महीने की प्रेग्नेंट होगी। उसकी चीखने की आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। इसके बाद उसका प्रेत इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने पूरे 40 साल तक गांव में दहशत फैलाई थी। लेकिन एक सिद्ध बाबा ने आकर उसे वहाँ पर पेड़ पे कैद कर दिया था। लेकिन अब जब मोहन की एक शहरी लड़की मोनिका से शादी हुई, तो मोनिका को इतना पता नहीं था कि इस गांव में क्या हादसे हुए हैं, क्या नहीं हुए। उसने सीधा उस पेड़ के पास जाकर पत्तियां तोड़नी चालू करी, जिसके चक्कर में मांत्रिक धागा भी वहाँ से खुल गया, जिसकी वजह से वो रक्त पिशाचनी अब सीधा मोनिका के अंदर आ गई। अब सब यही सोच रहे थे कि अब मोनिका का क्या होगा, क्योंकि वो रक्त पिशाचनी इतनी शक्तिशाली है कि अगर इस गांव के सारे पंडित भी आके उसे रोकें तो भी वो ना रुके। अब उसने पूरे गांव में धीरे धीरे करके नरसंहार करना चालू करा। जिस बीवी को मोहन अपनी किस्मत मानता था, आज वही उसके लिए कोई श्राप बन चुकी थी और गांव का तो शमशान घाट बन चुका था। लेकिन मोहन ने इसकी जिम्मेदारी खुद उठाने का फैसला करा और वो समझदार भी काफ़ी था। तो वो अपने गांव के पास ही मिहिल पर्वत पे नागा साधुओं के पास गया। वहाँ पर नागा साधु आया करते थे और उनका नाम उस समय सिद्धियों में बहुत था और आज भी है। उसने उन नागा साधुओं से काफ़ी विनती करी, काफ़ी नाक रगड़ी,
क्योंकि नागा साधु कहीं भी इतनी जल्दी नहीं आते। लेकिन उसकी विनती, उसकी आंसुओं को देखकर और नरसंहार को रोकने के लिए उन्होंने वहाँ आना तय करा। उन्हें पता था कि खतरा सच में बहुत बड़ा है, क्योंकि रक्त पिशाचनी काफ़ी शक्तिशाली थी। लेकिन उन्होंने उस घर को मंत्रित करा और उन्होंने गांव खाली करने को बोला। उन्होंने वहाँ पर कलाई सिरक छिड़की और उसे पूरे गांव में रक्तों के साथ बिछा दिया। जिसके बाद उन्होंने मोनिका को पकड़ना चाहा, क्योंकि वो रोक तो सकते थे रक्त पिशाचनी को, लेकिन दिक्कत ये थी कि मोनिका की जान भी बचानी थी। यूँ तो नागा साधुओं को उस रक्त पिशाचनी को रोकने में समय नहीं लगता, लेकिन दिक्कत यही थी कि रक्त पिशाचनी अब एक शरीर के अंदर थी और उस शरीर की रक्षा करना ज़रूरी था। इसलिए नागा साधु ने उस रक्त पिशाचनी को अपने ऊपर लेना सही समझा और उन्होंने यज्ञ किया और रक्त पिशाचनी को प्रकट करने की कोशिश करी और उसे अपना शरीर बलि में देने की कोशिश करी। लेकिन रक्त पिशाचनी उस सौदे में नहीं आई। तब हार कर उस नागा साधु ने मोहन से पूछा, क्या पूरे गांव की जान बचाने के लिए मोनिका को कुर्बान करना सही रहेगा? मोहन अपने दिल से कभी नहीं चाहता था, वो उसे मोनिका को खोना नहीं चाहता था, उससे सच्चा प्यार करता था वो। लेकिन ना जाने क्यों, शायद गांव के लिए उसने मोनिका को कुर्बान करना सही समझा। नागा साधु भी ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक को बचाने के चक्कर में कई लोगों की बलि चढ़ जाती। इसलिए उन्होंने उपाय निकाला और रक्त पिशाचनी को शरीर समेत हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए उन्होंने कंकाल वरण का सहारा लिया। ये एक तांत्रिक विद्या होती है जिसकी मदद से उन साधुओं ने पूरे गांव में कंकाल वरण करा और पूरे गांव में क्षेत्र समिति को आग लगा दी और उस औरत को पेड़ के पास बांधकर उस पेड़ समेत ही जिंदा जला दिया। ये बहुत गलत था, लेकिन हाँ, इसके बाद पूरे गांव का बचना संभव हो पाया, क्योंकि उसे रोकने का और कोई उपाय नहीं बचा था। इसके बाद मोहन पूरी तरह डिप्रेशन में आ गया और हमेशा मोनिका के ख्यालों में डूबा रहा। लेकिन पूरा गांव अब सुरक्षित था। हमेशा देखा गया है कि लोग सुनसान सड़कों से जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोगों को दहशत बनी रहती है कि कहीं ना कहीं ऐसी सड़कों पे कभी कोई अनहोनी घट सकती है, जैसे कि चोरी, डकैती, किडनैपिंग या मर्डर। ना जाने किस किस तरह से सड़कों पर ये दहशत पनपती है। पर असम की एक सड़क है जो इन सभी पापों से अछूत होने पर भी काफ़ी भयानक मानी जाती है। उसका कारण आज राघव और अरुण को पता लगने वाला था। राघव और अरुण अपनी कार को दौड़ाते हुए आसम के उस सड़क पर पहुंच गए थे। राघव, शायद हमें उस रोड से नहीं आना चाहिए, हमारे अलावा यहाँ एक भी गाड़ी नहीं दिख रही है यार, राघव ने कहा। पर हम और क्या कर सकते हैं यार, तेरे भाई रविंद्र के अंदर भी जो कुछ भी है उसे निकालने के लिए महातांत्रिक ओझा के पास सुबह 4 बजे तक पहुंचना ज़रूरी है। राघव ने ऐसा कहते हुए रविंद्र की ओर देखा, जो पीछे वाली सीट पर आंख बंद करके बैठा था। राघव और अरुण उसे महातांत्रिक ओझा के पास लेके जा रहे थे। अरुण के मन में बहुत हलचल हो रही थी, कुछ अपरिचित होने का डर लग रहा था, लेकिन यार वो कहता भी क्या। उसके भाई रविंद्र की जान बचाना बहुत ज़रूरी था। बचपन से ही दोनों अनाथ भाई भाई थे। अरुण और रविंद्र अपनी बुआ के घर रहते थे और सब कुछ ठीक ही था, पर पिछले कुछ दिनों से रविंद्र हर सुबह 4 बजे से अचानक अलग ही आवाज़ में बोलने लगता था। दिन में कभी भी अचानक उल्टा चलने लगता था, कभी किसी पर हमला कर देता। पहले तो अरुण को लगता था कि उसके भाई रविंद्र को कोई मानसिक बीमारी हो गई है, पर फिर उसे धीरे धीरे यकीन हो गया कि उसके भाई पर किसी प्रेत का साया है। अरुण ने कहानियों में पढ़ा था कि भूत रात में आक्रमण हो जाते हैं और उसका भाई
रविंद्र के साथ कुछ उल्टा ही हो रहा था। प्रातः की पहली किरण सूर्यास्त तक उसमें कोई नई शक्ति आ जाती थी। दिन भर रविंद्र घर में बांध कर रखा जाता था। बहुत ढूंढने पर अरुण को गुवाहाटी में एक बड़े पुजारी के बारे में पता लगा था और उसने रविंद्र को उन्हें दिखाया था। उन्होंने ही गुवाहाटी के करीब 200 किलोमीटर की दूर पर बने महातांत्रिक ऊर्जा के शिविर वहाँ पर जाने का कहा था और ये भी कहा था कि 2 दिन में आ रही अमावस्या के पहले वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत देर हो जाएगी। बस इसी कारण अरुण ने अपने कॉलेज के खास मित्र राघव से हेल्प मांगी और राघव अपने पापा से परमिशन लेकर उनकी कार में अरुण और रविंद्र को शिविर तक जल्द से जल्द पहुंचा रहा था। पर आज की रात कुछ ज़्यादा ही शांत थी। गुवाहाटी से शायद 200 किलोमीटर ही आगे पहुंचे होंगे कि मानो एकाएक रास्ता सुनसान हो गया। अरुण के मन में चल रही विचारों की गाड़ी पर राघव की आवाज़ ने ब्रेक लगा दी। ओह शिट शिट यार, अरे यार कार बंद अचानक हो गई। अरे यार क्या करें? अरुण ने कहा, नहीं यार ऐसे सुनसान इलाके में नहीं, प्लीज़ यार। राघव कार से उतरकर कार का बोनट खोलकर चेक करने लगा। अरुण भी कार से उतर गया। राघव ने कहा, रुको कार को चेक करता हूँ। राघव का तो ध्यान नहीं था, पर इतने में अरुण को पास में ही एक पुराना काग भगोड़ा दिखा। हे भगवान, ये कितना भयानक लग रहा है। कोई इस प्रकार का खौफनाक काग भगोड़ा भला अपने खेतों में क्यों लाएगा? अरुण यार, गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रही है, आसपास कोई मदद लेनी चाहिए। अरुण ने कहा, वहाँ एक छोटा सा घर दिख रहा है, शायद वहाँ से कुछ मदद मिल जाए। राघव ने रविंद्र को गोद लिया और अरुण ने कार के दरवाजे लॉक कर कर घर की ओर वो बढ़ गए कि तभी, राघव कुछ गड़बड़ है, तू यकीन नहीं करेगा, पर काग भगोड़े का मुंह अपने आप खुल गया। राघव ने भी नज़रों को दौड़ाया। नहीं अरुण, शायद कुछ भ्रम होगा। आखिर रविंद्र के साथ इतने दिनों से जो चल रहा है उसका असर है। चिंता ना कर, उस घर की ओर चलते हैं, वहाँ से मदद मिल जाएगी। दोनों ने तेज कदम बढ़ाए और घर की ओर चलने लगे। तभी पीछे से एक आवाज़ आई। अरुण ने कहा, राघव, पीछे झाड़ियों से कुछ आवाज़ आई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। राघव और अरुण दोनों झाड़ियों की ओर देख रहे थे। झाड़ियों में कुछ हलचल हो रही थी और दोनों को दहशत ने घेपेड़ लिया था। अरुण और राघव ने उसके बाद जो दृश्य देखा था उसे देखकर दोनों चौंक उठे थे। वो काग भगोड़े का पुतला कहाँ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? राघव ने एक हाथ में रविंद्र को संभाला हुआ था और दूसरे हाथ में मोबाइल की फ्लैशलाइट एडजस्ट कर रखी थी। सचमुच यार, काग भगोड़ा तो गायब हो गया। इतने में झाड़ियाँ फैलने लगी, मानो उनके बीच कोई चल रहा है। रविंद्र ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। राघव ने कहा, रविंद्र अपनी आंखें बंद कर लो। अरुण, भागो। दोनों पास ही बने घर की ओर भागने लगे कि उतने में झाड़ियों से एक आवाज़ आना बंद हो गई। राघव ने अचानक इतनी शांति राघव को अजीब नहीं लगी। दोनों पीछे मुड़े तो देखा। राघव ने कहा, अचानक इतनी शांति? दोनों पीछे मुड़े तो देखा। अरुण ने कहा, अरे ये तो एक खरगोश है, हम तो खामखा ही डर गए थे। खरगोश को देख दोनों की सांस में सांस आई। दोनों घर की ओर बढ़ गए, पर उनका ध्यान नहीं था कि उस खरगोश की आंखें सुर्ख लाल थीं। अरुण और राघव घर तक पहुंचे। राघव ने कहा, कोई अंदर है? प्लीज़ हमारी मदद करें, दरवाज़ा खोलिए प्लीज़। अंदर से आवाज़ आई, कैसी मदद चाहिए? राघव ने कहा, हमारी कार ख़राब हो गई है, हमें आगे जाना बहुत ज़रूरी है, कुछ व्यवस्था हो सकती है हमारी? अंदर से फिर आवाज़ आई, आगे जाने की व्यवस्था ज़रूर हो जाएगी। इतना कहते ही उस घर का दरवाज़ा खुला और अंदर से जो निकला उसे देखकर अरुण, राघव और रविंद्र के पसीने छूट गए, क्योंकि अंदर काग भगोड़ा था और वहशी हंसी हंसते जा रहा था।
रविंद्र को पकड़े हुए राघव पीछे की ओर भागा, पर उसका ध्यान नहीं था कि अरुण दौड़ने की कोशिश करते हुए नीचे गिर गई थी। अरुण ने कहा, ओह शिट, नो नो। काग भगोड़ा हंसते हुए अरुण के बहुत करीब आ गया था, और जब राघव पीछे मुड़ा तो उसे बेहद डरावना विषय दिखाई दिया। वो काग भगोड़ा अरुण की आंखों में मानो कोई किरण प्रोषित कर रहा था। राघव ने कहा, हे भगवान, ये क्या तंत्र है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो काग भगोड़ा और अरुण दोनों के शरीर गायब हो गए थे। राघव ने कहा, अरुण कहाँ हो तुम? अब मैं क्या करूं? अरुण को शैतान ने अचानक गायब कर दिया। मुझे इस वक्त रविंद्र को पहले बचाना चाहिए। राघव पीछे सड़क की ओर दौड़ा। अरुण गायब हो कैसे गया? इस भूतिया जगह में मैं अब क्या करूं? हे भगवान, कुछ मदद कर। इतने में उसे एक पुलिस वैन दिखाई दी। राघव उस गाड़ी की तरफ तेजी से लपका। अपने सामने एक लड़के और उसके कंधे पर एक छोटे अपंग बालक को देख वो पुलिस वाहन रुका। कौन हो तुम? राघव की आवाज़ कपकपा रही थी। सर सर सर, प्लीज़ हेल्प कीजिए सर। मेरा दोस्त अरुण, उसकी जान खतरे में है। उन झाड़ियों में हमला कर दिया हम पे किसी। पुलिस ने कहा, व्हाट? पुलिस ने इस कदर राघव को देखा, मानो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें ऐसी घटना को होने का पहले ही शक था। राघव सहम गया था। पुलिस ने कहा, सर, रात के समय ये जगह किसी भी गतिविधि के लिए बंद है। आप इस सड़क की तरफ से क्यों आ रहे हैं? क्या आपने बोर्ड नहीं देखा था पहले? राघव ने कहा, नहीं सर, वो नहीं दिखा मुझे। सर प्लीज़ मेरी साथ चलिए। मेरा दोस्त अरुण वो खतरे में है। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। पुलिस ने कहा, क्या क्या हुआ तुम्हारे दोस्त को? राघव झोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। पुलिस वाला झोपड़ी की तरफ देखते जाता था, मगर उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। पूरी जगह और फार्म के पास छानबीन के बाद वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिला। राघव ने कहा, अब हम क्या करें सर? प्लीज़ कोई 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 हमारी मदद कीजिए। पुलिस राघव को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और वादा करती है कि सुबह के वक्त वो दोबारा अच्छे से छानबीन करेंगे, और अगर अरुण के बारे में कुछ पता चलेगा तो उसे ज़रूर बताएंगे। राघव ने कहा, मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे अभी जाना होगा, किसी से मिलना है मुझे, बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मुझे अब जाने की इजाज़त दें। राघव सोचता है कि वो ये किस तरह की दुर्घटना में पड़ गया है। एक तरफ वो अपने दोस्त की मौत के मुंह में छोड़ के आ गया, और उससे भी ज़्यादा इस बात से कि शायद वो किसी बुरी शक्ति के वश में है, और दूसरी ओर इस बात की, अगर वो महातांत्रिक ऊर्जा के पास नहीं पहुंचा तो उनका भाई मर जाएगा। इतने सब के बीच ही थानेदार आकर बोलता है कि राघव की कार बिल्कुल ठीक हो चुकी है। राघव और पुलिस इंस्पेक्टर बाहर आते हैं। वो रविंद्र को पीछे वाली सीट पर बिठा देते हैं, और राघव गाड़ी चलाते हुए महातांत्रिक ऊर्जा के पास आश्रम में पहुंचता है। वो फिर रविंद्र को अपने हाथों में उठाकर आश्रम के अंदर पहुंचा देता है। अंदर पहुंचाकर देखता है कि एक कमरे में 15 से 20 लोग ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, और तभी महातांत्रिक ऊर्जा का सहायक दास तेजक राघव के पास आता है। दास नमस्ते करता है और कहता है, आप कौन हैं? हम किस प्रकार से आपकी मदद कर सकते हैं? राघव ने कहा, जय श्री राम, ये मेरा दोस्त रविंद्र है, और ये बहुत बुरी हालत में है। कोई भी इसकी मदद नहीं कर पाया है। मेरा दोस्त अरुण ने यहाँ पहले भी संपर्क किया था। मैं इसे बाबा जी की शरण में लेकर आया हूँ, उन्हीं से मिलना है मुझे। दास ने कहा, ठीक है, आप शांत हो जाइए और मेरे साथ आइए। दास राघव को एक कमरे में लेकर आता है। उस कमरे में बहुत सारा भस्म था, और खोपड़ियों के कंकाल सामने पड़े थे, और महातांत्रिक ऊर्जा वहीं बीच में बैठे मानो ध्यान में लीन थे। महातांत्रिक ने सादे वस्त्र धारण किए हुए थे और पूरे शरीर पर भस्म लगाया हुआ था। दास ने कहा, कृपया रविंद्र को यहाँ बाबा के सामने लिटा दो और तुम बैठ जाओ। राघव रविंद्र को महातांत्रिक के सामने लिटा देता है और बैठ जाता है। बाबा रविंद्र के सर पर अपना हाथ रखते हैं
और राघव उनकी तरफ देखता है। महातांत्रिक ओझा उससे कहते हैं, मुझे इसके पीछे कोई बुरी शक्ति का हाथ लग रहा है। राघव ने कहा, तो बाबा आप क्या कर सकते हैं? अब क्या करना होगा वैसे आप बता सकते हैं मुझे? महातांत्रिक ने कहा, तुम फिक्र मत करो, 30 दिनों में पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा। उसी बीच हम रविंद्र को ठीक कर सकते हैं। अभी तुम जा सकते हो और 30 दिनों बाद ही लौट कर आना। यदि रविंद्र को लेकर कुछ भी ज़रूरी होगा तो हम तुम्हें सूचित कर देंगे। राघव ने कहा, बाबा जी कुछ और भी है जिसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा दोस्त अरुण, कल रात एक काग भगोड़े ने हमला कर दिया उस पर। मैं सोच रहा था अगर आप उसकी मदद कर सकते। महातांत्रिक ने कहा, एक काग भगोड़े? मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। राघव महातांत्रिक को सारी बात विस्तार में बता रहा था। महातांत्रिक ने कहा, देखो ये सब सुनकर यही लगता है कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। वो बुरी शक्ति जिसने रविंद्र को कोमा की हालत में पहुंचाया है, उसी ने अरुण पर भी हमला किया है। हमें अरुण को आज रात ही बचाना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो वो भी काग भगोड़ा बन जाएगा। उसके बाद वो बाबा को लेकर वहीं पहुंचता है जहां उसे काग भगोड़ा दिखा था। उसके बाद बाबा वहाँ की मिट्टी जहाँ पर काग भगोड़ों ने पहले देखा था उसे अपने हाथों में लेते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। तभी उन्हें समझ में आता है कि ये मिट्टी शापित है, और ये मिट्टी ही नहीं, ये पूरी जगह शापित है। फिर बाबा अचानक से राघव से पूछते हैं, राघव, क्या रविंद्र या फिर अरुण यहाँ से कभी आए थे या गए थे? कुछ उनसे रिलेटेड यहाँ का कुछ है जो शायद उन्होंने बताया हो? राघव को ये सुन के कुछ याद नहीं आता, लेकिन वो फिर भी रविंद्र के पापा को कॉल करता है और इस जगह के बारे में बताता है, उन्हें सारी घटना भी बता देता है। तो उसके पापा घबराते हुए कहते हैं, बेटा हमारी वहाँ पर ज़मीन है जिस पर हमारे लोगों ने कब्जा कर लिया था। फिर वो बाबा से कहता है, बाबा उन्होंने ये सब बताया है। बाबा कहते हैं, बेटा सिर्फ रविंद्र के पापा ने नहीं, बल्कि ये पूरी जगह यहाँ के आदिवासियों की थी जिस पर वो कई सालों से रह रहे थे। लेकिन पुराने समय में जाति प्रथा ज़्यादा हुआ करती थी, जिसकी वजह से ऊंची जात वालों ने उन ट्राइब्स को यहाँ से मारकर भगा दिया और उनसे उनकी ये जड़ा हड़प ली। और इस रोड पे तुम जितने भी घर देख रहे हो उनमें एक भी इंसान नहीं रहता, लेकिन ये जो घर हैं ये उनकी मौत के ऊपर बनाए गए हैं। उन आदिवासियों ने मरते मरते इस जगह को श्रापित कर दिया था, इसलिए रात में तो दूर की बात, यहाँ दिन में भी एक गाड़ी नहीं निकल पाती। 2 पैसों के लालच में आकर उन लोगों ने जिस ज़मीनों पर कब्जा करा है वो कोई आम ज़मीन नहीं, वो जिंदा शमशान घाट है जिस पे मौत रात दिन नाचती है। और अब अरुण शायद ज़िंदा नहीं रहा, और तुम्हारे लिए खैर होगा कि तुम भी यहाँ से चले जाओ। और रही बात रविंद्र की, तो उसे 30 दिन बाद ले आना, उसे मैं बचा लूँगा। लेकिन ध्यान रहे फिर कभी इस सड़क से आना जाना मत करना, क्योंकि अब तुम भी उन लोगों में जुड़ चुके हो। इसके बाद राघव अपने घर पे चला तो गया, लेकिन उसे अरुण की याद सता रही थी। उसे उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि एक सफ़र के अंदर उनने राघव को खो दिया, अरुण को खो दिया। ये जो भी था बहुत गलत था। अब वो उसके माँ बाप को क्या जवाब देगा, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने उसके माँ बाप को सब बता दिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके माँ बाप ये बिल्कुल जल्दी मान गए। उन्हें जान के कुछ ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, बस उन्हें अपने बेटे को दुख खोने का दुख था और अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था जो उन्होंने करा था। उन्होंने कहा, हमारे साथ साथ वो सभी परिवार, वो सभी गांव वाले जिन्होंने ऐसा करा था, जो हमारे पूर्वज थे, उनकी गहन बीमारी के साथ काफ़ी दर्दनाक मृत्यु हुई थी। और ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, लेकिन अरुण को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, वरना हम कभी उसे उस रोड से जाने ही नहीं देते। लेकिन तुमने हमारी इतनी हेल्प करी, ये हमारे लिए बहुत है। राघव मन में ये चीज़ लेके घूम रहा था कि कितने बदनसीब माँ बाप हैं बेचारे, जिन्हें जलाने के लिए अपने बेटे की लाश भी नसीब नहीं हुई।